वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा जा रहा है कि हमें क्यों डार्क कलर के जो क्लॉथेस हैं विंटर में पहनने चाहिए और लाइट कलर के क्लॉथेस समर में क्यों पहनने चाहिए। तो इसका रीज़न ये है कि जो डार्क कलर्स होते हैं लाइक ब्लैक कलर हो गया, डार्क ब्लू कलर हो गया, इस तरह के कलर्स होते हैं वो सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत कम रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडीज़ को विंटर में गर्म रखते हैं। जबकि समर्स में हमें वाइट कलर्स के क्लॉथ्स पहनने चाहिए या लाइट कलर्स के क्लॉथ्स, क्योंकि जो लाइट कलर होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं और बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडीज़ को समर में कूल रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जो हाउसेज है वहाँ पे जो गीज़र्स फिट किए जाते हैं हमेशा डाउन फ्लोर पे फिट किए जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे, जबकि जो टॉप फ्लोर्स है वहाँ पे भी हमें हीटेड वाटर गीज़र की वजह से मिल रहा होता है, जबकि वहाँ पे हम कोई पंप यूज़ नहीं करते। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका आंसर ये है कि ये इस वजह से होता है कि वहाँ पे जो गीज़र्स हैं उनके अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है जिसको कहा जाता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में ये होता है कि जब वाटर को हीट किया जाता है तो हीटेड वाटर जो होता है गीज़र के अंदर, उसकी जो डेंसिटी है कम हो जाती है। जब भी वाटर हीट किया जाता है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, वाटर एक्सपेंड हो जाता है। तो एक्सपेंड होने की वजह से उसकी डेंसिटी हमेशा कम हो जाती है हीट होने की वजह से। तो जो हीटेड वाटर है उसकी डेंसिटी जब कम हो जाएगी तो जो जिस फ्लूइड की डेंसिटी कम हो जाती है हमेशा नीचे ऊपर की तरफ मूव करता है, और जो कूलर वाटर है गीज़र के अंदर उसकी डेंसिटी जो हीटेड वाटर है उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो हैवियर वाटर जो होगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। इस तरह से एक साइकिल बन जाएगी जिसकी वजह से जो हीटेड वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा और जो कूल वाटर है नीचे की तरफ। इस तरह से हमें टॉप बिल्डिंग्स में भी जो हीटेड वाटर है वो अवेलेबल होता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ पे ज़्यादा हीट मिलेगी। जो वुड फायर है लाइक लकड़ी को आग लगी हुई है, अगर आप उसके 1 मीटर ऊपर चले जाएं तब आपको ज़्यादा हीट मिलेगी, या 1 मीटर उसके फ्रंट पे बैठ जाएं तब आपको ज़्यादा हीट मिलेगी। तो इसका आंसर है कि अगर आप उसके ऊपर 1 मीटर उसके ऊपर जाते हैं तब आपको ज़्यादा हीट मिलेगी, क्योंकि जैसे ही हीट ऊपर की तरफ मूव करेगी उसके ऊपर जो एयर होगी वो भी हॉट हो जाएगी। तो हॉट एयर की जो डेंसिटी है वो कूल एयर से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो हॉट एयर हमेशा ऊपर की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से जो ऊपर की तरफ हीट है वो हमें ज़्यादा मिलेगी। जबकि अगर हम फायर के फ्रंट पे बैठेंगे तो वहाँ पे हम तक जो हीट है वो बहुत कम पहुँचेगी, क्योंकि ये जो हीट है वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगी। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि जो क्राउडेड सिटीज़ एरियाज़ होते हैं वो हमें गर्म फील होते हैं, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा फील होती है एज़ कम्पेयर टू आउटस्किट्स समर डेज़ में। आउटस्किट्स कहा जाता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं जो नीचे वाली पिक्चर है। आउटस्किट लाइक जो खुले एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे ग्रीनरी होती है, उनके आउटस्किट्स कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जो क्राउडेड सिटीज़ है वहाँ पे हमें समर्स में ज़्यादा हीट फील होती है, जबकि जो आउटस्किट्स है वहाँ पे हमें इतनी जो हीट है या इतनी गर्मी फील नहीं होती। तो इसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है, जो क्राउडेड सिटीज़ होती हैं इनमें बिल्डिंग्स ज़्यादा होती हैं, रोड्स होती हैं, व्हीकल्स होती हैं। इसके अलावा ये जो जितनी भी सर्फेसिस होती हैं ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं डे के टाइम पे, और उसको स्लोली रात के टाइम पे उसको रिलीज़ कर रही होती हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो होते हैं ट्रीज़ बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ग्रीन स्पेसेस बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो जब ट्रीज़ कम है तो वहाँ पे कूल एयर भी बहुत ज़्यादा कम होगी, और फिर वहाँ पे जो व्हीकल्स होती हैं उनकी स्मोक होती है, पोल्यूशन होती है सिटीज़ में, जिसकी वजह से वो सिटीज़ हैं वो आउटस्किट्स के मुकाबले में ज़्यादा वार्मर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि जो मेटेलिक हैंडल है डोर का, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि डोर जो है वो वुड का बना हुआ है, लेकिन इसका जो हैंडल है सेंटर में ये मेटल का बना हुआ है। तो अगर हम उसको टच करते हैं तो हमें डोर कूल फील नहीं होता, लेकिन उसका जो हैंडल है वो कूल फील होता है। तो इसका क्या रीज़न है? तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जबकि जो वुड है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। और जैसे ही हम जो है मेटल उसको टच करते हैं तो हमारी बॉडी में से जो वो ट्रांसफ़र हो जाती है उस मेटल हैंडल में, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है, इसलिए वो हमें कोल्ड फील होता है। जबकि जो वुड होता है वो हमारी बॉडी में से जो हीट है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं लेगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो हमें कोल्ड फील नहीं होता, वो हमें वार्मर फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो ट्रीज़ हैं वो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स को किस तरह से कम कर सकते हैं।
और क्या होगा कि अगर हम फॉरेस्ट को डिप्लीट कर दें, फॉरेस्ट हैं जो उनको ख़त्म कर दें, तो इसका आंसर ये है कि ट्रीज़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मेन ग्रीन हाउस गैस है जो कि जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही है। तो जब ये ट्रीज़ जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो एक मेजर जो ग्रीन हाउस गैसेज है, गैसेस का सोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हीट है वो इतनी ज़्यादा ट्रैप नहीं होगी। इसके अलावा ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और हमें कूल एयर प्रोवाइड करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम फॉरेस्ट को काट देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा हीट ट्रैप हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा और क्लाइमेट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, लाइक फ्लड्स हो जाएगी। जो पोलर आइस है जब ज़्यादा हीट होगी, पोल्स पे जो हमारे आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से ज़्यादा फ्लड्स आ जाएंगे, फ्लड्स होंगे तो ड्रॉट्स भी आएंगे और फिर वाइल्ड लाइफ है उसका भी लॉस हो सकता है। तो हम इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि जो ग्रेविटी है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है अर्थ के कोर टेम्परेचर में। लाइक ग्रेविटी की वजह से अर्थ की जो सबसे इनर लेयर में हाई टेम्परेचर होता है, अबाउट 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। ये आप लोग साइड पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। अर्थ की जो लेयर्स हैं उनमें जो सबसे लास्ट वाली लेयर होते हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो उसका जो टेम्परेचर है उसमें जो अर्थ की ग्रेविटी है उसका क्या रोल है, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी एक फोर्स होती है जो मटेरियल्स को अपने अंदर अपनी तरफ खींचती है, अपने अंदर टाइटली पैक करके रखती है। तो जब ग्रेविटी की वजह से अर्थ के इनसाइड जो मटेरियल है वो टाइटली पैक होगा तो उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब उसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो प्रेशर की वजह से हमेशा जो है हीट इंक्रीज़ होती है। तो अर्थ की इनर लेयर्स में प्रेशर की वजह से हीट जनरेट हो जाएगी। तो कुछ जो हीट है वो कह रहे हैं कि ये जब से अर्थ बनी थी उस टाइम से हीट अर्थ के अंदर ही है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी की वजह से जो हीट है वो अर्थ के अंदर ही है और वो बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर हाई भी है। तो ग्रेविटी ने अर्थ के जो कोर टेम्परेचर है उसको बहुत ज़्यादा हाई रखा हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कुछ गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में वो हीट को ज़्यादा ट्रैप करके रखती हैं और इसी वजह से हम उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जबकि दूसरी गैसेस हैं वो ऐसा नहीं करती। तो इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है कि जो कुछ गैसेस होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, वो अर्थ की जो हीट है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसका रीज़न ये है कि जब जैसे ही इनके साथ हीट इनके साथ टकराती है तो इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं हीट की वजह से, और जब वो वाइब्रेट करते हैं उनके वाइब्रेशन की वजह से जो हीट है वो अर्थ की तरफ चली जाती है, बजाय इसके कि वो वापस जाए वो अर्थ की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जो दूसरी गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन है उनके मॉलिक्यूल्स जब सनलाइट उनके ऊपर पड़ती है तो वाइब्रेट नहीं होते, तो उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें या उसको अर्थ की तरफ भेज सकें। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो जियोथर्मल एनर्जी है उसकी एक्सट्रैक्शन के एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, लाइक एनवायरनमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, वो सब क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि अर्थ की जो सबसे ये सारी अर्थ की लेयर्स बनी हुई हैं और जो अर्थ की सबसे लोअर लेयर होती है वहाँ पे हमें हीट एनर्जी मिलती है। वहाँ से हमें जो हीट एनर्जी गेन करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो फ्लूइड होता है उसका जो टेम्परेचर होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वहाँ से हम हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पे और हम इनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। उसके लिए हमने डिफरेंट पावर प्लांट्स को इम्प्लांट किया हुआ है। तो ये एनर्जी जो हम लोग अर्थ की इनर लेयर से गेन करते हैं, इसके एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जियोथर्मल ड्रिलिंग है वो उसकी वजह से छोटे छोटे जो अर्थक्वेक्स है वो आ सकते हैं, क्योंकि ज़मीन के सबसे नीचे वाले पोर्शन से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर गैप आ रहा है और वहाँ पे फ्लूइड की जो मूवमेंट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो उसकी वजह से छोटे छोटे जर्क्स हो सकती हैं, अर्थक्वेक्स हो सकते हैं। उसके अलावा कह रहे हैं कि जब आप वहाँ से हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं पंपिंग के थ्रू, ड्रिलिंग के थ्रू, तो उसमें से कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं जिसमें से मेन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है तो इसकी वजह से टेम्परेचर और इंक्रीज़ हो सकता है। इसके अलावा अगर हॉट वाटर वहाँ से निकालते हुए
थोड़ी सी मिस्टेक से अगर वो स्पिल हो जाता है, बाहर फैल जाता है, तो उसकी वजह से जो इर्द गिर्द की जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनको नुकसान हो सकता है। और लैंड जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा उसका फ्लूइड का बहुत बड़ा पार्ट वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो लैंड के पे दबाव हो सकता है, ऊपर वाली लेयर्स थोड़ा सा नीचे और हो सकती हैं। और इसके अलावा इसकी वजह से जो गैसेस रिलीज़ होती हैं वहाँ पे इर्द गिर्द के जो लोकल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन पे भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछा जा रहा है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है डिफरेंट मटेरियल्स की, वो उनको कैसे अफेक्ट कर रही है, कि उनका जो यूज़ है कुकिंग वेयर में। सिंपल वर्ड्स में आप कह लें कि जैसे आपके खाना पकाने के बर्तन होते हैं और वो मेटल्स के बने हुए होते हैं, लाइक सिल्वर हो गया, स्टील हो गया, तो वो जो मेटल का यूज़ है उनको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बेस पे कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये कि जो मटेरियल्स होते हैं जिनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम होती है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो मिनिमम अमाउंट होती है हीट की जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेस करने के लिए रिक्वायर होती है। तो जिन मटेरियल्स की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो लो होती है, वो हीटअप भी जल्दी होते हैं और कूल डाउन भी जल्दी होते हैं, लाइक मेटल्स हो गए, जैसे स्टील हो गया, सिल्वर हो गया। तो इस तरह के मटेरियल्स को हम इसलिए जो कुकवेयर है उसमें यूज़ करते हैं ताकि ये जो कुकिंग है वो हमारी क्विक हो जाए, जल्दी हो जाए। जबकि जो मटेरियल्स हैं जिनकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, लाइक उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे सिरेमिक हो गया, आयरन हो गया, कास्ट आयरन हो गया, तो वो हीट तो बहुत स्लोली होते हैं, बहुत आहिस्ता से हीटअप होते हैं, लेकिन जो हीटअप होते हैं, हीटअप होने के बाद बहुत देर तक उनके अंदर जो हीट है वो स्टे करती है, बहुत देर तक वो गर्म रहते हैं। इसकी वजह से वो जो फूड है उसको वार्म करते हैं। तो इसमें यह आ गया कि जिन मटेरियल्स की जो स्पेसिफिक हीट है वो कम होगी उनको हम कुकिंग के लिए यूज़ कर लेंगे, और जिन मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है उनको हम कुकिंग के बाद उनको ही ज़्यादा देर के लिए गर्म रखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि वाटर है, हमने उसको जिसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हमने सेंड किया अंडरग्राउंड जो हीटेड लेयर्स थी, लाइक जो अर्थ की सबसे इनर मोस्ट लेयर है मेंटल, जो कि बहुत ज़्यादा हीटेड लेयर है, वहाँ पे हमने इस वाटर को पाइप्स के ज़रिए किसी भी मेथड से हमने उसको सेंड किया ताकि हम इसको चेंज कर सके स्टीम में। तो वहाँ पे जो कुछ वाटर था वो स्टीम में चेंज हो गया, कुछ जो वाटर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो हॉट वाटर में चेंज हो गया, लाइक वो बॉयल करना स्टार्ट हो गया। तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही हमने उसको वो जो स्टीम थी और वो जो हॉट वाटर था उनको दोबारा कूल डाउन किया, दोबारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर लेकर आए, तो वो जो 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम थी उसने ज़्यादा हीट रिलीज़ की एज़ कम्पेयर टू 1 किलोग्राम ऑफ हॉट वाटर। तो ऐसा क्यों है? तो उसका आंसर ये है कि जो स्टीम थी उसके अंदर एक्स्ट्रा हिडन हीट थी जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। ये हीट कहाँ से आई? जब वाटर हीटअप हुआ वो चेंज हुआ स्टीम के अंदर, तो वाटर के अंदर जितनी भी हीट एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र हो गई स्टीम के अंदर। तो इसलिए जब स्टीम दोबारा कूल डाउन होगी तो उसने अपने अंदर जितनी भी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हुआ है वो दोबारा उसको रिलीज़ कर देगी जैसे ही वो वाटर में चेंज होगी। जबकि जो वाटर है उसके अंदर ये एक्स्ट्रा हीट नहीं है, उसने एक ही दफ़ा हीट ली है, डायरेक्ट ली है, तो वो उसके अंदर एक ही हीट है, जबकि जो स्टीम है उसके अंदर डबल हीट होगी। तो इसकी वजह से जो स्टीम है वो ज़्यादा हीट रिलीज़ करेगी, जबकि जो वाटर है वो उसके मुकाबले में कम हीट को रिलीज़ करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, शेयर कर दें और काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।